नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं। जानना ये चाहेंगे कि अब जो बड़ी खबर आ रही है आज महाराष्ट्र से, पहले वो खबर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके मायने भी समझेंगे कि जो शरद पवार हैं, उन्होंने डिनर जो डिप्लोमेसी है, एक बार वो शुरू करने की अब कह रहे हैं कि 2 मार्च को डिनर पे बनाया। किसको बुलाया है? शरद पवार ने सीएम, दोनों डिप्टी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को 2 मार्च को बारामती स्थित अपने मोहन बाग स्थित आवास पर रात्रि भोज के लिए बुलाया है। कहते हैं पूरे मंत्रालय को बुलाया है, कहा तो ये जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भेजी है। शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे पत्र में कहा, आप सरकारी यात्रा के लिए शनिवार 2 मार्च 2024 को बारामती आ रहे हैं। उस दिन महारोजगार मेला विद्या प्रतिष्ठान विद्यानगरी बारामती के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। विद्या प्रतिष्ठान का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। संगठन के अध्यक्ष के रूप में मैं संगठन के परिसर में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहले बारामती शहर आ रहे हैं। मैंने आपको बारामती में अपने आवास गोविंद बाग में आतिथ्य का आनंद लेने के लिए पहले ही फोन पर आमंत्रित किया है। कृपा नमो रोजगार मेले के बाद कैबिनेट के अन्य साथियों के साथ मुझे आशा है आप निमंत्रण सहृदयपूर्वक स्वीकार करेंगे। अब इसमें सोचने की इतनी सी बात है कि शरद पवार ही एक ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे विपक्षी गठबंधन में रह के दूसरे दल के नेताओं से बड़ी सहजता से बात कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब पीएम मोदी को यहाँ सम्मानित करना था महाराष्ट्र में, तब भी बहुत सारे दलों ने आवाज उठाई थी और सबने कहा था ये गलत है, आप तो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं और आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, गलत संदेश जाएगा। लेकिन उन्होंने सम्मानित किया। और उसके बाद अब जब हम चुनाव से 2.5-3 महीने दूर खड़े हैं और एकदम एनडीए वर्सेस इंडी का पूरा सिर फुटबॉल चल रहा है, और उस बीच जब अजीत पवार पार्टी तोड़कर ले गए, अपने नाम उन्होंने करवा ली, और उसके बाद उसी स्टेट में बैठकर वो चुनाव से ठीक पहले दोनों डिप्टी सीएम सीएम और पूरे मंत्रालय को अपने घर पर खाने पर बुला रहे हैं। चिट्ठी स्पेशल लिखी है उन्होंने, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है राकेश जी कि क्या इस डिनर पर कोई सियासी खिचड़ी पकने वाली है? क्योंकि सियासत में डिनर पॉलिटिक्स एक बहुत गहन पॉलिटिक्स है। देखिए, ये जो डिनर है ना, ये नाम का डिनर है। दरअसल जितनी भी ऐसी डिनर पार्टियां होती हैं, उन सब के मतलब और मकसद कुछ और होते हैं, और उसी को ध्यान में रख करके डिनर के लिए नेताओं को बुलाया जाता है, ताकि डिनर पे बैठ के वो देश की राजनीति, देश की सियासत को डिस्कस कर सके, उस पर विचार विमर्श कर सके। पर राकेश जी, विचार विमर्श तो होता है अपने गठबंधन की पार्टियों के साथ, किसको कितनी सीट मिलनी है, किसको टिकट देना है, नहीं देना है। कौन विपक्षी गठबंधन के साथ बैठे डिस्कशन करता है? कौन अपने इस वक्त ऐसी चीजें डिस्कस करेगा जो चुनाव में सिर पर और आप डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स? ये एक अजीब सी देखिए रोहित जी एक बात मैं साफ बता दूं, शरद पवार देश की राजनीति की नब्ज जानते हैं। शरद पवार एक बहुत ही आला दर्जे के पॉलिटिशियन रहे हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने राजनीति की है, तो इनको अनुभव भी है, इनको ज्ञान भी है, दोनों का मिश्रण है। इसलिए ये कोई भी काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं और उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमें जो है, जो सिटिंग प्लान है या जो सिटिंग एमएलए का प्लान है या एमपी का प्लान है, अब जो सिटिंग एमपी इस सीट से हैं, बारामती सीट की मैं बात कर रहा हूं, आखिर क्यों बारामती में ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि बारामती सीट पर जो है वो शरद पवार की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी है। शरद पवार जी की बेटी यहां से चुनाव लड़ती है और ऐसी खबरें हैं कि इसी सीट से अजीत पवार की धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में इस सीट पर अपनी वर्षों पुरानी विरासत को बचा पाना शरद पवार के लिए जो है मुश्किल भरा काम होगा। लिहाजा इससे पहले कि बात आगे बढ़े, शरद पवार अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं कि क्या वो इस आखिरी कोशिश में कामयाब हो पाते हैं।
क्या नहीं वो तो आपको लगता है कि वो सियासत उन्हें में बनाएँगे कि ये पवार वर्सेस पवार का यहाँ पर चुनाव ना हो? मतलब कि वो अपनी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार उनको वहाँ पर टिकट ना दें, आपको लगता है उनको ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? फिर तो वो अकेले अजीत पवार से मीटिंग कर सकते थे। पर यहाँ पे तो उन्होंने नहीं? पूरी कैबिनेट, सीएम सबको बुला लिया है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सबको बुलाया गया है वो औपचारिकता है, हुँ, लेकिन जिनसे जो काम की बात करनी होगी वो बात तो होगी ही। हुँ, आप समझ रहे हैं? तो ये जो इसमें इस बैठक में जो तमाम लोगों को बुलाया गया है वो औपचारिकता का पार्ट है, लेकिन जिनसे बात करनी है वो सीएम और डिप्टी सीएम है, और उन्हीं से सीटों को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि बारामती पर इस बार सुप्रिया सुले का दावा कितना मजबूत है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हुँ। लिहाजा पहले से सावधानी बरती जा रही है, पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए जा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर सुप्रिया सुले की जीत सुनिश्चित की जाए। और आपको पता है देश भर में बीजेपी काफी आगे है चुनावी दौर में, और वहां भी बीजेपी से ही मुकाबला होगा। तो इसलिए शरद पवार चुनाव से ठीक पहले, यानी कि कहते हैं कि इससे पहले कि सुनामी समंदर किनारे से टकराए और उसके बाद जो है वो नुकसान और तमाम चीजें हो, उसके पहले ही शरद पवार जो है अपने आखिरी कोशिश के तौर पर उस आने वाली सुनामी को रोकना चाहते हैं, और इसलिए बारामती उन्होंने। की बात करें तो ये बात आपकी ठीक है कि बारामती हमेशा से शरद पवार और उनके परिवार का गढ़ रहा है, एक बड़े मार्जिन से। कल आप देखिएगा, हम एक वीडियो बारामती पे स्पेशल हमने बनाया है चुनाव को लेके, जो कि कल हम अपने चैनल पे रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये सच है कि वहाँ पर इस बार स्थितियाँ वो नहीं है, उसका कारण ये नहीं है कि बीजेपी की लहर चल गई, और बीजेपी की लहर में भी बारामती में जीते हैं एनसीपी के कैंडिडेट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है स्टेट में, और अजीत पवार का जो धड़ा है वही अब मुख्य एनसीपी है। और उस बीच अगर परिवार के सदस्य के सामने परिवार के सदस्य को उतार दिया जाता है, ऐसा अगर होता है, जैसी मीडिया में खबरें चल रही हैं, इसकी अभी तस्दीक नहीं है, कि सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार अगर होता है, तो उस स्थिति में शरद पवार बारामती से अपना किला बचा ही पाएंगे, ये अभी कोई राजनीतिक पंडित नहीं कह सकता है, क्योंकि अजीत पवार भी डिप्टी सीएम तो हैं ही, वो उतना ही होल्ड भी रखते हैं, ना सिर्फ वोटर्स पे, नेताओं पे, बल्कि अपने पूरे उस जो उनका इलाका है, जो क्षेत्र है चुनावी, वहां पर वो पूरा होल्ड रखते हैं। तो यही एक कंफ्यूजन की स्थिति वोटर्स में रहेगी कि किसके साथ जाएं, अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई परिवार वर्सेस परिवार की, या पवार वर्सेस पवार की। अब वहां पे देखिए, भले ही चुनाव लड़ रहे हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से एक तरीके से वो शरद पवार ही लड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि उनकी ही राजनीतिक विरासत वहां पर दांव पे है। तो कुल मिला के इस डिनर पर भले ही शाही पनीर हो, पनीर मखनी हो, और भी महाराष्ट्र व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख व्यंजन रहेगा, वो रहेगी खिचड़ी, जो पकेगी भी एट ए टाइम पे, पहले से पक के डाइनिंग टेबल पे नहीं होगी। वो तभी जब सब सियासी बड़े लोग बैठेंगे तब वो पकेगी। पर उस खिचड़ी का फ्लेवर क्या होगा, उस खिचड़ी की जो टेस्ट है, जो मजमून है, क्योंकि आप जैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बारामती पे बात करनी हो, कोई और अंदाजा लगा सकता है कि अरे ये तो एक गुट का, जो एक गुट के नेता है वो दूसरे से मिल रहे हैं, कहीं एनडीए में तो नहीं जा रहे, ऐसी भी चर्चाएं आ जाएंगी, और चर्चाएं और बहुत सारी उठेंगी। हालांकि शरद पवार मुख्य हिस्सा है इंडी गठबंधन का, और सीट शेयरिंग को लेके बैठक भी उनके साथ हुई है आपस में, कांग्रेस की और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की, सबकी, और कह रहे हैं कि लगभग लगभग सीटें तय भी मानी जा रही हैं, पर दिल्ली में अभी कांग्रेस की फाइनल बैठक होनी है। लेकिन इस मीटिंग ने जितनी सोच में आपको और मुझे डाला है, जितनी सोच में उन लोगों को डाला है जिन्होंने थंबनेल देखा होगा या वीडियो सुन रहे हैं, उतनी ही ज्यादा सोच में उद्धव ठाकरे शिवसेना ग्रुप भी होगा, उतनी ही सोच में कांग्रेस का जो यूनिट है महाराष्ट्र का वो भी होगा, उतनी ही सोच में जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है वो भी होगी, इंडी अलायंस के अन्य घटक भी होंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बारामती सीट का चुनाव बड़ा पेचीदा होने जा रहा है, आप ये हम्म। मान के रखिए। हम्म। बारामती जिस तरीके से उम्मीदवार यहां उतरने की बात कर रहे हैं, ये काफी हम्म। हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगा, और हम्म। ऐसे में ये सीट जो है वो बचा पाना जो है वो एक चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी की आंधी जिस तरीके से देश में है उसमें इस चीज को
किनारे करके चलना ये कोई समझदारी वाला काम नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो बारामती के चुनाव में जो होने वाला घमासान है या जिस घमासान की आशंका है, उस घमासान को टालने की आखिरी कोशिश है शरद पवार की, ये जिसको कि ये कह रहे हैं कि भाई अ, ये डिनर हमारा, है। हाँ, डिनर है और डिनर आप औपचारिक करेंगे। डिनर है और और ये शिष्टाचार की वजह से यहाँ आए हुए थे तो मैंने बुला लिया। ये सारी चीजें जो है ब्ला 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 वो सब चलती रहेगी, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि अब एनसीपी को भी वो चीज समझ में आ गई है और अब एनसीपी भी एस्को से जुड़ना चाहती है। हम्म। और एनसीपी का जो कहते हैं ना, अब चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के बाद जनता के बीच जो मैसेज है, अब रूरल में आप क्या है, रूरल में जो आप कितने लोगों के पास, जिनको एनसीपी बनने से लेकर कर अभी तक कितने लोगों के पास इस बात को लेकर के जाएंगे कि नहीं जी एनसीपी का चुनाव चिन्ह ये है, हम जो एनसीपी है उसका चुनाव चिन्ह ये है। आप समझ रहे हैं, एक एक जनता को ये बात बताना समझाना वो भी इतने कम समय में संभव नहीं है। कम समय में, और वो भी तब जब शरद पवार एज पॉइंट ऑफ व्यू से उतना एक्टिवली सब जगह नहीं घूम सकते हैं। बड़ी रैलीज कर सकते हैं पर बहुत माइन्यूटली नहीं जा सकते हैं। और कैडर के आप बीच में भी एक स्थिति ये है कि कौन किसका कैडर है, ये अब बड़ा डिफरेंशिएट करना जिलों में हो या मंडल स्तर पे हो या किसी स्तर पे हो, ये कैसे डिफरेंशिएट वहां पे हो रहा होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैडर क्या सोच रहा है। और राकेश जी, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो सियासी डिनर है ना, अभी कुछ दिन पहले कि 2 दिन पहले अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे हिमाचल में, भाई वो जिन्होंने मुझे वोट दिया ही नहीं वो रात को मेरे साथ ही तो डिनर कर कर गए हैं। उन 6 लोगों ने डिनर मेरे साथ किया और उनमें से 2 ने तो ब्रेकफास्ट भी किया। यानी कि रात का शाही पनीर भी खाया, सुबह के छोले भटूरे भी खाए होंगे, लेकिन वोट फिर भी नहीं डाली। अभी भी हिमाचल में आप सिस्टम चल रहा है, लेकिन कहानी ये है कि इस डिनर पॉलिटिक्स को हैंडल करना भी सबके बस की बात नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूं कि सियासत में डिनर क्या, लंच क्या और ब्रेकफास्ट क्या, सियासत जो है वो 360 डिग्री एंगल का खेल है। इस पे खेल कब है। कहाँ कौन किधर किसको गच्चा दे दे ये मैं वही कहना कह रहा बड़ा हूँ। मुश्किल है। हालांकि आप शरद देखिए, पवार का ये जो सियासी डिनर है, शरद पवार हैंडल कर सकते हैं डिनर को। वो उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स देखी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे गठबंधन में रहते हुए भी पीएम के साथ स्टेज शेयर भी कर सकते हैं, उनके साथ हंसी मजाक में बात भी कर सकते हैं, और वो दूसरे गठबंधन में रहते हुए पूरी कैबिनेट को डिनर पे बुला सकते हैं। तो ये उस शरद पवार ही कर सकते हैं। और कोई अगर ऐसा कोई इन एनडीए में, आप एक क्वेश्चन मार्क मैं कर रहा हूं कि एनडीए में क्या कोई दल ऐसा कर सकता है कि किसी इंडिया अलायंस की किसी पूरी सरकार को बुला ले खाने पे या कुछ कर दे? हो ही नहीं सकता। बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स है। लेकिन यहां भी सिर्फ शरद पवार इंडिया अलायंस में, और कोई नहीं कर सकता ये। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सियासत में खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार जो है वो भीष्म की तरह हैं। और वो जो है आखिर आखिर दम तक जो है वहां की सियासत को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि शरद पवार के सामने अपनी विरासत और अपनी सियासत को बचा के रखने का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय उनके सामने खड़ा है। और अपने आखिरी बाजी के तौर पर उन्होंने ये कहते हैं ना सियासी डिनर का न्योता जो है वो मुख्यमंत्री और उनके दोनों डिप्टी सीएम को भेजा है। तो इसमें मुझे जो लगता है कि इसमें बारामती की सीट जो है वो चर्चा का केंद्र रहेगी। अगर इस सियासी डिनर में कुछ चर्चा होगी तो वो बारामती की सीट को लेकर चर्चा होगी, उससे जुड़े हुए तमाम विकल्पों पे चर्चा होगी। और उन विकल्पों में जो सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, जो कि एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए, सुप्रिया सुले के लिए, सबके लिए सबसे ज्यादा सटीक बैठता हो, उसी मुद्दे पर बहुपक्षीय विचार विमर्श होगा। और उसी विचार विमर्श के जरिए कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना सियासी समाधान, कि जिससे कि सुप्रिया सुले की जीत सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि बारामती सीट पर दावेदारी पेश की जा सके और जिससे कि
सीएम और डिप्टी सीएम सबको राजी करके कोई ना कोई एक और सीट की अदला बदली के तौर पर उनको दे दिया जाए, तो संभावनाएं कुछ भी हैं। और जी। सियासत में कहते हैं ना कि हाँ का मतलब सिर्फ हाँ ही नहीं होता और ना का मतलब सिर्फ ना ही नहीं होता। यहाँ कभी हाँ और कभी ना और कभी ना और कभी हाँ, ये दोनों हो सकते हैं और वो कभी भी हो सकते हैं। और ये हम लोगों ने हिंदुस्तान की सियासत में अक्सर इस चीज को देखा है, समझा है। तो शरद पवार का ये फैसला चौंकाने वाला है। शरद पवार के इस डिनर के बाद का जो अंजाम होगा या जो परिवर्तन होंगे, जो घोषणाएं होंगी, वो देखने वाली होंगी। शरद पवार उम्र के इस मुकाम पे है कि जहां सेहत उनके सियासत की राह में जो है वो बाधा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहते हैं कि एज तो सिर्फ एक नंबर होता है। युवा वो होता है जो जिसके अंदर ऊर्जा होती है, जिसके अंदर सोच होती है, जिसके अंदर विचार होता है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। और वो तमन्ना, वो चाहत और वो सोच अभी भी शरद पवार के अंदर बरकरार है। और इसलिए दिमाग के जरिए सियासी खिचड़ी पकाने में शरद पवार अभी भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। लिहाजा जैसे ही उन्होंने सुना कि एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी टीम बारामती आ रही है, उन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाया, तुरंत चिट्ठी लिख डाली, तुरंत फोन कर डाला और इसी बहाने डिनर पर आने का न्योता भी दे दिया। बिल्कुल। और ये इसको भी डिकोड करना ज़रूरी है कि ये जो सरकारी कार्यक्रम है ये महारोज़गार यानी कि रोज़गार से संबंधित है। तो डेफ़िनेटली बारामती के युवाओं को, वहाँ के लोगों को अगर इस तरीके की चीज़ों से सरकार जोड़ेगी, तो वहाँ पे कहीं न कहीं चिंता का विषय तो जो शरद पवार के जो गुट है उनके लिए है। और बाकी आपका आकलन है कि हो सकता है बारामती पर बात हो, पर हो सकता है और बहुत सारी बातें हों। अब क्या कह सकते हैं, खिचड़ी का मतलब तो यही होता है कि समझ ही ना आए कि इसमें क्या मिक्स हो रखा है। तो वो खिचड़ी का एक मतलब ये है खिचड़ी का मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो डिनर डिप्लोमेसी का जो केंद्र बिंदु होगा वो बारामती की सीट होगी। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, महाराष्ट्र में जो वो कहते हैं ना विपक्ष के अलग अलग दलों के बीच सीट शेयरिंग है या नहीं है, या कितना हो सकता है, क्या, हर एक मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे शरद पवार। शरद पवार जितने शांत दिखते हैं, दिमाग उनका उतना ही तेज चलता है। और शरद पवार जो है वो एक एक चीज को कैलकुलेट करके डिसीजन लेने वाले नेताओं में से हैं। तो लिहाजा कोई जल्दबाजी की उम्मीद शरद पवार से मत करिएगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और इस डिनर पर जो सियासी खिचड़ी पकने वाली है, उसका इंतज़ार सबको है। हालाँकि शरद पवार कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ़ एक शिष्टाचार भेंट कह लीजिए, या बहुत देर पहले से उन्होंने फ़ोन पर मुख्यमंत्री को कह रखा था कि आप आइएगा, और अब वो सबब बना है कि वो बारामती आ रहे हैं, तो उनको अपने घर पर उन्होंने डिनर के लिए बुलाया है। पर सब जानते हैं कि भारत में सियासी डिनर और जो डिनर डिप्लोमेसी है, लंच डिप्लोमेसी है, ब्रेकफ़ास्ट डिप्लोमेसी है, वो सिर्फ़ डिनर, ब्रेकफ़ास्ट या लंच नहीं होता। उसमें और भी बहुत कुछ पकता है, जो किचन में नहीं पकता है, ऑन द टाइम, सेम टाइम, फ्रेश टेबल पे पकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक और बहुत टर्म चलती है आजकल, मैं पिछले 1 साल से तो बहुत ही सुन रहा हूँ, शिष्टाचार की भेंट। मिलने गए थे, ये तो शिष्टाचार की भेंट थी। और वो इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वो चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, तो उसमें शिष्टाचार का आप पढ़ा दीजिए, पाठ हो गया बस काम। चलिए देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। और क्योंकि अभी कुछ सर्वेज़ जो आए हैं, डेफ़िनेटली उसमें एनडीए को काफ़ी आगे दिखाया गया है पूरे भारत में, और महाराष्ट्र में भी इवन बताया जा रहा है कि काफ़ी एक सर्वे मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उस सर्वे में भी यही कहा रहा था कि एनडीए जो है वो एक कदम आगे नज़र आ रहा है। डेफ़िनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई ऐसा यूट्यूब या टीवी पे बैठ के बोलेगा कि एनडीए तो बहुत पीछे है, पिछड़ रही है भारत में से, तो फिर इसका मतलब वो कोई मजबूरीवश झूठ बोल रहा है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। हाँ, चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा ये तो चुनाव में ही आएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 1 वोट से हार-जीत हो जाए हम नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि भारत में इस वक़्त एनडीए कहीं-कहीं आगे दिखाई देती है हर जगह, और आगे दिखाई देने का मतलब आप समझ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं, इस सियासी डिनर में कौन-सी खिचड़ी पकने वाली है? हो सकता है आपके पास कोई क्लू हो, तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सीट वाइज़
हम आपको एनालिसिस दिखा रहे हैं। अभी तक हम मथुरा दिखा चुके हैं, गुरदासपुर दिखा चुके हैं, वाराणसी दिखा चुके हैं और कल बारामती दिखाएँगे आपको। तो उसको भी आप ज़रूर शेयर कीजिए और आप अपनी भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका कोई लोकसभा क्षेत्र है तो उसे लिख के भेजिए, हम उसको भी करेंगे एनालिसिस में। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।